हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस। इस चैप्टर का नाम है जल। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। आज के वीडियो में हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है, इन जलाशयों तथा महासागरों के अलावा पेड़ पौधे की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है। पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पता लगाएं कि पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पत्तियों को जल पेड़ के जड़ से प्राप्त होता है। पेड़ के जड़ में जो पानी देते हैं, पेड़ का जड़ उस पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे फिगर के द्वारा जल चक्र को भी दर्शाया गया है। पेड़ की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है और वो वाष्प ऊपर जाता है और फिर वो बादल बन जाता है और फिर उसी बादल से वर्षा होती है। उसी तरह नदी, तालाब या झरने का जो पानी होता है उसमें भी वाष्पोत्सर्जन होता है और उसका पानी भी ऊपर जाके बादल बनता है और बादल के बाद उसी बादल से वर्षा होती है। अब यहाँ पर लिखा है, क्या आपने वर्षा के जल को चखा है? चखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें कोई खारापन नहीं है, यानी कि वर्षा का जल नमकीन बिल्कुल भी नहीं लगता है। वाष्पन एवं संघनन के क्रियाकलाप में आपने देखा कि नमकीन जल के वाष्पन के बाद प्लेट पर जमे जल बूंदों में जरा भी खारापन नहीं रहता है। क्या इस तरह के अनुमान से समुद्र तथा महासागर के जल का वाष्पन तथा संघनन के पश्चात वर्षा की बूंदों के साथ क्या अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? समुद्र और महासागरों के जल का भी वाष्पन होता है और जब वही जल ऊपर जाता है वाष्प बनके तो वो बादल बनता है और उसी बादल से वर्षा होती है और वर्षा का जल बिल्कुल भी खारा नहीं होता है, उसमें जरा भी खारापन नहीं होता है। फिर यहाँ पर है, जब वर्षा होती है तो वर्षा जल धारा के रूप में बहकर कहाँ कहाँ जाता है? इसकी एक सूची बनाइए। दी गई तालिका 16.2 में वर्षा का जल कहाँ कहाँ भरता है लिखिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, नदी। वर्षा का जल यानी कि जब वर्षा होती है तो उसका जल नदी में जाता है और कौन सी जगह में जाता है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कुआं, पोखर, सागर, महासागर। सागर यानी कि समुद्र, महासागर यानी कि बहुत सारे समुद्र के मिलने से जो समुद्र बनता है उसको महासागर कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं? तालाब, झील। वर्षा का जल जो जल स्रोत को भरता है, नदी, कुआं, पोखर, सागर, महासागर, तालाब और झील को। अब यहाँ पर है भूमिगत जल। आपने देखा कि कुआं, चापानल तथा बोरिंग में जल कहाँ से आता है? यह जल पर्याप्त मात्रा में भूमि के नीचे एक सतह पर पाया जाता है। भूमि के अंदर मिलने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर मिलने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर ये जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है तथा कुछ वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में वापस चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता चला जाता है। भूमि के अंदर जल रिस कर जमा होता रहता है, जो भूमि के अंदर विशाल जल राशि का निर्माण कर देता है। यही जल कुआं से, चापानल तथा बोरिंग से होते हुए घर के नलों में आता है। यह जल मुख्य रूप से पेयजल होता है। पेयजल का मतलब होता है पीने वाला जल, पीने लायक जल, तथा इस जल की मात्रा भूमि के अंदर सीमित है। यदि हम इस जल का अत्यधिक व्यवहार करें तो क्या होगा? यदि वर्षा कम हो तो क्या होगा? आप अनुमान लगाइए। तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है। जब वहाँ पे वर्षा नहीं होती है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है और ज़मीन फटने लगता है। तो अगर जहाँ पर कम वर्षा होगी तो वहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि
वर्षा ना होने के कारण भूमि जल को सोखेगा नहीं, और जब पानी भूमि के अंदर जाएगा ही नहीं तो पानी हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में वापस चला जाता है। मतलब कि वर्षा का जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में वापस चला जाता है, और जो जल बच जाता है वो धीरे धीरे भूमि के नीचे यानी कि धरती के नीचे रिसता रहता है। भूमि के अंदर रिस कर जमा होता रहता है, जो भूमि के अंदर विशाल जल राशि का निर्माण कर देता है। यही जल कुआं से, चापानल तथा बोरिंग से होते हुए घर के नलों में आता है। तो इसीलिए अगर वर्षा कम होगी तो वो पानी भी हमें नहीं मिलेगा। अधिक वर्षा होने से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों को जलमग्न कर देता है। बाढ़ आने से क्या होता है, गांव या फिर शहर जलमग्न हो जाता है, यानी कि पानी से भर जाता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की काफ़ी क्षति होती है। क्या आप जानते हैं कि केवल अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण है? अधिक गर्मी पड़ने पर ऊंचे पर्वतों पर जमे बर्फ, जिसको हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, इसके पिघलने से भी नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। इस कारण भी बाढ़ आ सकती है। तो ज़्यादा गर्मी बढ़ने से क्या होता है, पर्वत जो होते हैं, हिमनद या फिर जिसको ग्लेशियर कहते हैं, वो पिघलने लगता है, और इसी से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, यानी कि नदियों में पानी बढ़ जाता है। तो इस कारण से भी बाढ़ आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि काफ़ी समय वर्षा ना हो तो क्या होगा? कभी कभी वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन की सामान्य प्रक्रिया के बावजूद महासागरों के ऊपर बने बादलों को जिस स्थान पर आकर बरसना चाहिए, वहाँ हवा की विपरीत दिशा में चले जाने के कारण वर्षा नहीं होती है। हवा की विपरीत दिशा में चलने के कारण वर्षा नहीं होती है। वर्षा के नहीं होने से उस क्षेत्र में सभी जलाशय सूख जाते हैं। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के कारण लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि जल को वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए जमीन तथा मिट्टी सूख जाती है। वर्षा ना होने के कारण भूमि के अंदर जल का रिसाव नहीं हो पाता है तथा भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। वर्षा ना होने की स्थिति में कुआं का जल सूखने, चापानल के जल का नहीं आने तथा कभी कभी नल की टोटी से पानी नहीं आने का क्या कारण है? वर्षा ना होने के कारण सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा समाप्त होने लगता है। सूखे के कारण भूखमरी तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जलाशय वगैरह है या फिर सागर, महासागर, नदी, तालाब, झील, तो इससे सिर्फ वाष्पोत्सर्जन होगा, यानी कि पानी जो है भाप बनकर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वर्षा ही नहीं होगी तो फिर भूमिगत जल कैसे मिलेगा, यानी कि भूमि के अंदर जल जमा कैसे होगा? जब तक भूमि के अंदर जल जमा नहीं होगा तब तक चापानल या फिर कुआं वगैरह में पानी नहीं आएगा, ज़मीन सूख जाएगा, भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, यानी कि धरती के अंदर जल का जो लेवल होता है, यानी पानी का जो लेवल होता है वो नीचे चला जाएगा। तो चापानल में या फिर कुएं में पानी नहीं आएगा, और इसी कारण से बहुत जगह पे सूखा भी पड़ जाता है। धरती सूखने लगती है, फटने लगती है, और जहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी की कमी जहाँ पे हो जाती है, वहाँ पे भूखमरी और अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर है बाढ़ एवं सूखा। जल चक्र में हमने देखा कि पृथ्वी का जल का संरक्षण होता है। वर्षा ऋतु में धरती पर सभी जल स्रोत पहले भरे रहते हैं तथा अधिक वर्षा से नदियों द्वारा जल समुद्र की ओर बढ़ता है। लेकिन यदि नदियों को बांध दिया जाए तो नदियों के जल क्षेत्र में जल जमाव होने लगता है। अगर जल जमाव 1-2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे खेत खलियान, घर, सड़क, पुल पुलिया जल में डूब जाते हैं। यह स्थिति बाढ़ कहलाती है। जैसे कि अभी आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, कई जगहों पर नदियों में बांध बना दिए जाते हैं ताकि उस नदी का पानी हमारे गांव या शहर में ना आ सके। और जब पानी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, यानी कि पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो वो पानी गांव और शहरों में भी चला जाता है और पूरा शहर या फिर गांव जलमग्न हो जाता है। किसी खास क्षेत्र में अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा बाढ़ का प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण है वर्षा जल के प्रवाह को अप्राकृतिक रूप से रोकना या बांध देना। हमारे राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय का तराई क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र की नदियां वर्षा के मौसम में जल के साथ भूस्खलन की मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू लेकर वेग से समतल मैदानी की क्षेत्र में उतरती है तथा गंगा या अन्य
द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती है, पर रास्ते में हमने नदियों को बांधने का कार्य किया है। अतः नदियों की धारा मुड़कर नए नए क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। दक्षिण बिहार में नदियों का वैसा संजाल नहीं है तथा वर्षा का परिणाम भी कम है। अतः कभी कभी दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में तथा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। अतः हमें वैज्ञानिक जल प्रबंधन करने की जरूरत है और जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से सूखे क्षेत्र में जल पहुँचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक शब्द है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि यानी कि धरती का कटना यानी कि उसका ढहना, तो उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। आपने सुना होगा भूस्खलन, हिमस्खलन। हिमस्खलन मतलब होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ और स्खलन का मतलब होता है ढहना। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय का तराई क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र की नदियाँ वर्षा के मौसम में जल के साथ भूस्खलन की मिट्टी, कंकर, पत्थर, बालू लेकर वेग से समतल मैदानी क्षेत्र में उतरती है तथा गंगा या अन्य नदियों के द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती है। लेकिन रास्ते में हमने नदियों को बांधने का कार्य किया है, मतलब नदियों पर बांध बना दिया है। इसलिए नदियों की धारा मुड़कर अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। लेकिन दक्षिण बिहार में नदियों का वैसा संजाल नहीं है, यानी कि वैसी स्थिति नहीं है तथा वर्षा का परिणाम भी कम है, मतलब दक्षिण बिहार में वर्षा भी कम होती है। इसलिए कभी कभी दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में तथा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। ठीक है, दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में आ जाती है, मतलब वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, वर्षा कम होता है वहाँ पे तो सूखा पड़ जाता है, और उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब है वर्षा के जल का संग्रहण। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। यदि वर्षा ना हो तो वर्षा के जल के अभाव में खेत सूख जाते हैं। वर्षा का जल फसल उत्पादन के लिए वरदान है। वर्षा के जल को एकत्रित कर इसका उपयोग गांव में किस कार्य के लिए किया जा सकता है? इसके लिए वर्षा के जल को संग्रहित कैसे करें? वर्षा के जल का उपयोग हम कपड़ा धोने में क्यों करते हैं, पता करें तथा वर्षा के जल के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। हम सामान्य रूप से पीने में भूमिगत जल का व्यवहार इसलिए करते हैं कि वर्षा का जल भूमि में रिसते समय छन कर स्वच्छ हो जाता है और साथ ही कुछ लवण इसमें घुल जाते हैं तथा ये लवण शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। गिरते हुए वर्षा का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? तो वर्षा का जल जो भूमि के नीचे रिस कर जाता है वो स्वच्छ हो जाता है, यानी कि साफ़ हो जाता है, और उसमें कुछ लवण भी घुल जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए हम भूमिगत जल को पीते हैं, यानी कि हम जो कुआं का पानी पीते हैं, चापानल का पानी पीते हैं, वो सब क्या है? भूमिगत जल है, यानी कि धरती के अंदर का जल है, और वो पानी स्वच्छ होता है, साफ़ होता है, इसलिए हम उस पानी को पीते हैं। लेकिन हम लोग वर्षा का जल नहीं पीते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी सीधे ज़मीन पर गिरता है और वो क्षमता नहीं है, वो पानी स्वच्छ नहीं होता है, इसलिए हम वर्षा का पानी पीने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय द्वारा जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया कि गांव में किस तरह से लोग वर्षा के जल को संग्रहण करते हैं, वर्षा के जल का संग्रहण करते हैं, मतलब कि वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर है, शहर में मकान की छत पर जमा वर्षा का जल पाइप की सहायता से टैंक में पहुँचाया जाता है। गांव में प्रायः घर मिट्टी कच्चे गारों पर बना होता है तथा उस पर खपड़ेल का झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत के छानी अथवा ओटी से गिरता रहता है। छत का छानी ओटी किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये घर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये झोपड़ी है और ये झोपड़ी इस तरह से निकला हुआ है, तो ये पानी जो यहाँ पर गिरेगा, इस झोपड़ी के छत के आगे जो पानी गिरेगा इसको कहते हैं ओटी या फिर छानी। ओटी को कहीं कहीं ओहाड़ भी कहते हैं। इस ओटी के नीचे यू आकार का लंबा बेलनाकार टीन का छानी लगाने से वर्षा के जल को छानी से बहाकर जमीन के गड्ढों में जल को एकत्रित किया जा सकता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से इस तरह की छानी लगाकर एक विशाल गड्ढा खोदकर जल का संग्रहण कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है, शहर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। शहरों में अधिकतर पक्के मकान होते हैं तथा कहीं कहीं खपरेल छत वाले मकान भी होते हैं। पक्के मकान के छत पर एकत्रित वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टैंक में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। जैसे पहला पॉइंट है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती है।
जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल के रूप में दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की कणिकाएं मिलकर जल बूंदें बनाती हैं तथा वर्षा हिम तथा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा द्वारा झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति होती है। यानी कि वर्षा जो होता है उससे झील, तालाब, कुआं और मिट्टी में जल फिर से एकत्रित हो जाता है। महासागरों तथा जलीय भागों के जल से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल का पुनः का मतलब होता है फिर से, जल का पुनः धरती पर लौटना जल चक्र कहलाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। चलिए अब इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाष्पन। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका हो जाएगा संघनन। जल वाष्प जब जल में बदल जाता है तो उस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होने से उस क्षेत्र में डैश होने की संभावना रहती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुखाड़। अगर किसी जगह पर एक साल या फिर इससे भी ज़्यादा समय तक वर्षा ना हो तो उस जगह पे सूखा पड़ जाएगा और पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, धरती फटने लगेगा। अत्यधिक वर्षा से डैश आती है। तो हम सभी जानते हैं अत्यधिक वर्षा से क्या होता है, बाढ़ आती है। क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है। जैसे कि है यहाँ पे गीले कपड़ों पर इस्त्री करते समय भाप का ऊपर उठना। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पन या फिर संघनन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाष्पन। गीले कपड़ों पर जब हम आयरन करेंगे तो उससे भाप निकलता है, ठीक है। तो उस क्रिया को हम भाप निकलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, तो ये हो जाएगा हमारा संघनन। गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड कुछ समय बाद सूख जाता है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, इसमें हो रहा है वाष्पन। क्योंकि वाष्पन के कारण ही जब हम गीले कपड़े से या फिर गीले हाथों से भी ब्लैक बोर्ड को पोंछेंगे तो वो सूख जाएगा। तो ऐसा वाष्पन के कारण होता है। नेक्स्ट है गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप बनकर ऊपर उठना। गर्म छड़ पर अगर हम जल छिड़केंगे तो भाप बनकर वो मतलब उससे भाप निकलने लगता है, ठीक है। तो वो कहलाता है वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल कैसे बनते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। आंसर हो जाएगा अधिक तापमान के वजह से विभिन्न जल स्रोतों के जल जलवाष्प के रूप में वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल कहलाते हैं, ठीक है। 4 नंबर में है गांव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे। तो इसको हमने इसी चैप्टर से लिखा है। यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर दिया गया है कि गांव में जल का संग्रहण कैसे किया जाता है। तो इसी को हमने आंसर में लिखा हुआ है। गांव में प्रायः घर मिट्टी कच्चे गारों पर बना होता है तथा उस पर खपड़ेल का झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत के छानी अथवा ओटी से गिरता रहता है। ओटी को कहीं कहीं ओहाड़ भी कहते हैं। इस ओटी के नीचे यू आकार का लंबा बेलनाकार टीन की छानी लगाने से वर्षा के जल को छानी से बहाकर जमीन के गड्ढों में जल को एकत्रित किया जा सकता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से इस तरह की छानी लगाकर एक विशाल गड्ढा खोदकर जल का संग्रहण कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वर्षा के मौसम में कपड़े जल्दी इसलिए नहीं सूखते हैं क्योंकि वाष्पन की क्रिया बहुत मंद गति से होती है। वाष्पन की क्रिया किसकी वजह से होती है, धूप की वजह से। अगर ज़्यादा धूप रहेगा तो वाष्पन की क्रिया तेज़ी से होगी। अगर धूप ही नहीं रहेगा, वर्षा होने लगेगी तो वाष्पन की क्रिया मंद हो जाती है, यानी कि वाष्पन जल्दी नहीं होता है। तो इसलिए वर्षा के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो लेसन 16 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 17 पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है वायु। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।